हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 की प्रिपरेशन में इंडियन पिनल कोड 1860 यानी कि आईपीसी को कंप्लीटली कवर करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये जो भारतीय दंड संहिता है ये आपके एआईबी के एग्ज़ाम में टोटल 8 नंबर का वेटेज रखती हैं और 8 नंबर मेजर लॉ में माने जाते हैं। ये मेजर लॉ है आपका। बीएनएस और आईपीसी दोनों से ही सवाल पूछे जाएंगे। बीएनएस आईपीसी दोनों का ही कॉन्सेप्ट अपराध को लेकर के सेम है, ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो चेंज हुआ है उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप जा करके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। और अगर सेक्शन वाइज कोई सवाल पूछा जाता है तो आपके पास में दोनों बेरेक्ट आपको लेकर के जाने हैं एग्ज़ाम में और बेरेक्ट देख के ही सॉल्व करना है। 8 नंबर का बहुत बड़ा मार्जिन होता है एग्ज़ाम को क्लियर करवाने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय दंड संहिता 1860 का प्रारूप किसने तैयार किया? जो ड्राफ्ट था वो किसने तैयार किया था? तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये जो ड्राफ्ट है आईपीसी का ये बना था, फर्स्ट लॉ कमीशन ने बनाया था इसको 1834 में, 1834 में प्रथम विधि आयोग ने बनाया था, जिसको चेयर कर रहे थे थॉमस बेबिंगटन मैकाले। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इंडियन पिनल कोड में टोटल 511 धाराएं हैं और 23 अध्याय हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी जो नया कानून आया बीएनएस, उसमें टोटल सेक्शन कितनी है आप कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट, और बीएनएस पे मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। वे कौन से अध्याय हैं जो संहिता में संशोधनों द्वारा जोड़े गए हैं? तो अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए थे। चैप्टर 5A को, चैप्टर 9A को, चैप्टर 20A को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं सीधे आपको सवालों के जवाब बताऊंगा, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है? पब्लिक सर्वेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे सरकार ऑथराइज करती है, ठीक है, और या फिर उस सरकार ने ऐसे व्यक्ति पर क्या किया हो, ऐसा कोई लोक कर्तव्य, पब्लिक ड्यूटी उस पर लगाई हो। जैसे सरपंच हो गया तो लोक सेवक में आता है। पुलिस बल का होमगार्ड जो हो गया वो भी लोग इसमें आता है, पब्लिक सर्वेंट में। मंत्री भी आते हैं लेकिन विधायक नहीं आता है, ठीक है। आपको ये मैं अलग से बीएनएस में मैंने पढ़ाया था, आप वहाँ देख सकते हो। आप मुझे बताओगे पब्लिक सर्वेंट को आईपीसी में कौन सी सेक्शन में डिफाइन किया गया है, कमेंट में बताना। इससे क्या होगा, आप बेरेक्ट पढ़ना सीख जाओगे। आप इंडेक्स देखोगे, लोक सेवक की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, कमेंट में ज़रूर मेंशन करके बताना। बेरेक्ट से सीखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कमांड होना ज़रूरी है, डिटेल में बेरेक्ट को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, सदोष अभिलाभ और सदोष हानि क्या है? रॉन्गफुल गेन का मतलब होता है कि ऐसा लाभ जिसे गलत तरीके से कमाया गया हो या गलत तरीके से प्राप्त किया गया हो या विधि विरुद्ध साधनों द्वारा प्राप्त किया गया हो, जिससे किसी और को सदोष हानि हुई हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी, विधि विरुद्ध साधनों से लाभ और हानि को हम कहते हैं सदोष अभिलाभ और सदोष हानि। गेन और लॉस कॉज थ्रू अनलॉफुल मीन्स। नेक्स्ट, इसकी भी आप डेफिनेशन बताओगे, सदोष अभिलाभ को और सदोष हानि को कहाँ डिफाइन किया गया है, कमेंट में ज़रूर बताना, बेरेक्ट ले करके बताना। बेईमानी से का क्या अर्थ होता है? बेईमानी का मतलब होता है ऐसी नीयत के साथ काम करना जिससे किसी एक को तो प्रॉफिट हो जाए, किसी दूसरे को लॉस हो जाए। तो ऑप्शन बी, इस आशय से कार्य करना कि किसी को सदोष लाभ हो और या हानि पहुँचे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं? ये रिपीट हो गया, 511 धाराएं हैं। भारतीय दंड संहिता में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय दंड संहिता में 23 चैप्टर है और आप बताओगे कमेंट में बीएनएस में कितने चैप्टर है अभी। नेक्स्ट,
ए एक भारतीय नागरिक है, इंग्लैंड में चोरी करता है। इस स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत ए पर मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं। तो अगर ए एक भारतीय नागरिक है और भारत के बाहर जाकर के कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, वो आईपीसी में आ रहा है, तो फिर तो अपराध होगा और मुकदमा चलाया जाएगा। ऑप्शन बी हाँ, क्योंकि ए एक भारतीय नागरिक है, सेक्शन 4 अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 4 में साफ साफ लिखा हुआ है ऐसा कोई भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर जाकर के अपराध करता है, जो आईपीसी में आ रहा हो, ठीक है, तो उसके द्वारा माना जाएगा, वो अपराधी माना जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कपटपूर्वक का क्या अर्थ है? तो कपटपूर्वक का अर्थ होता है कपट करने के आशय से कार्य करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पर आपको ये बताना है कि कपटपूर्वक कहाँ डिफाइन किया गया है आईपीसी में, मुझे आप कमेंट में सेक्शन बताना। नेक्स्ट, इससे आप बेरेट पढ़ना सीख जाओगे। एग्जाम में कैसे बेरेट में सवाल ढूंढना है, इसकी प्रैक्टिस इसी वीडियो में हो जाएगी क्लासेज में। मूल्यवान प्रतिभूति क्या है? जब मैंने आपको बीएनएस पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था, जब भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी टर्म्स आए, ये वर्ड आता है मूल्यवान प्रतिभूति, तब आपको अपने दिमाग में एक डॉक्यूमेंट लाना है, एक दस्तावेज लाना है, जिससे किसी अधिकार को बढ़ाया जाएगा, किसी अधिकार को कम किया जाएगा, ठीक है, या किसी अधिकार को समाप्त ही किया जाएगा। तो ऑप्शन बी ऐसा दस्तावेज जो किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने या हानि पहुंचाने में सक्षम हो। इसका इनडायरेक्ट मीन बताया गया है यहाँ पे, लेकिन इसका रियलिटी में मैं आपको बताऊं तो जो आपके बेरेट में उसमें यही लिखा होगा, ऐसा कोई दस्तावेज जिससे अधिकार विस्तारित होते हों या फिर अधिकार ट्रांसफ़र हो रहे हों, बढ़ रहे हों, या ट्रांसफ़र हस्तांतरित हो रहे हों, या फिर अधिकार समाप्त हो रहे हो, ठीक है। तो अधिकारों को लेकर के दस्तावेज ही आएगा मूल्यवान प्रतिभूति में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आप मुझे बताओगे कि इसको कहाँ डिफाइन किया गया है आईपीसी में। आईपीसी का बेरेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती मत करना कि आप जो पुराना वाला एक्ट है तो हम छोड़ देते हैं आईपीसी को कवर करके नहीं जाएंगे। आईपीसी ही है, इस बीएनएस आने से पहले इंडिया का मेजर क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ हुआ करता था, और आईपीसी के वो सारे कॉन्सेप्ट बीएनएस में डाले गए हैं। कुछ नए सेक्शन जोड़े गए हैं, कुछ नए अपराधों को जोड़ा गया है, और सज़ा के प्रावधानों को बढ़ाया जरूर गया है, जेंडर न्यूट्रल किया गया है बीएनएस में। तो ये बात अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफेंस को लेकर के वही है। अगर आपकी आईपीसी पे कमांड है तो आपकी बीएनएस पर भी कमांड बन जाएगी। तो आईपीसी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, आपराधिक अभिप्रेरणा क्रिमिनल इंस्टिगेशन क्या है? तो इसका मतलब होता है किसी भी अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना, प्रेरित करना, प्रोवोक करना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, साधारण इरादा यानी कि सामान्य आशय की बात की जा रही है, ठीक है। सामान्य आशय, ऐसे ही कुछ वर्ड एग्जाम में भी यूज किए जाते हैं। कॉमन इंटेंशन, तो कॉमन इंटेंशन कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 34 में डिफाइन है। इसका मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक लोग, एक या एक से अधिक लोग भी हो सकते हैं, तो वो क्या करते हैं? कॉमन इंटेंशन को शेयर करते हैं, एक ही उद्देश्य को जब वो शेयर कर रहे होते हैं तो उनको हम कहते हैं कॉमन इंटेंशन। अब इसको हम कैसे समझा सकते हैं? एक एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाते हैं कि मान लो ए और बी बैठ के ये प्लानिंग करते हैं कि कल सी को पीटना है। तो अगर कल जा कर के ए और बी, ए के दिमाग में भी वही बात चल रही है कि सी को पीटना है, बी के दिमाग में भी वही बात चल रही है सी को पीटना है, तो यहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड हो गया। ये मीटिंग ऑफ माइंड ही क्या कहलाता है? कॉमन इंटेंशन कहलाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, साधारण उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्ट इससे बिल्कुल अलग है। कॉमन इंटेंशन से कॉमन ऑब्जेक्ट जस्ट थोड़ा उल्टा है, आपको समझना होगा। साधारण उद्देश्य किससे संबंधित है? कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट को हम अनलॉफुल असेंबली के साथ जोड़ के पढ़ते हैं।
तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अवैध सभा अनलॉफुल असेंबली तब बनती है जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिल करके या तो सरकार को आतंकित कर रहे हैं या किसी व्यक्ति को या उसकी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले होते हैं। ये आपके कॉमन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल असेंबली को मैंने अच्छे से आपको बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का। किससे संबंधित है? तो ये अनलॉफुल असेंबली से संबंधित है, जिसे हम कहते हैं अवैध सभा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अवैध सभा में कितने व्यक्ति आवश्यक हैं? अनलॉफुल असेंबली बनाने के लिए कम से कम मिनिमम अपने को 5 सदस्य चाहिए, 5 मेंबर होने चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इसको हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं अनलॉफुल असेंबली का। मान लो 5 लोग मिल करके सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और वो हिंसा पर उतर आते हैं। 5 लोगों में से अलग अलग ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 लोग अलग अलग, ए पथराव कर रहा है, बी रास्ता रोक रहा है, सी नारे लगा रहा है, डी जो है वो मतलब हिंसा नहीं कर रहा है, सिर्फ विरोध प्रकट कर रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, और ई जो है वो सबके साथ मारपीट कर रहा है। तो ये सब का एक्ट जो है वो तो अलग अलग है, इनके माइंड में भी एक ही बात चल रही है। ये किस लिए कर रहे हैं? ये सरकार को अल्टीमेट आतंकित करने के लिए आंदोलन जो कर रहे हैं, हिंसात्मक आंदोलन, उनके फर्दरेंस में कार्य कर रहे हैं। सबका एक्ट अलग अलग है, ठीक है। और ये जो होता है इसे हम कहते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ लेते हैं। सी एक पोत पर मादक पदार्थों की तस्करी करता है। पोत हम वो उसको कहते हैं जो जहाज पानी में चलते हैं, उसको हम पोत कहते हैं। पोत भारतीय पंजीकृत है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जल में तो क्या आईपीसी लागू होगी? एक बार के लिए तो आपको सोच के बताना है कि सी नामक व्यक्ति जो है वो ऐसे जहाज पर है जो इंडिया में रजिस्टर्ड तो है, लेकिन वो इंटरनेशनल जो क्या 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 कह सकते हैं इसको, इंटरनेशनल वाटर में है, अंतर्राष्ट्रीय जल में है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि देखो, जहाज़ कहीं पर भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको ये मतलब है कि उस जहाज़ का पंजीकरण कहाँ हुआ है, रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है। अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो फिर चाहे वो कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी समुद्र में हो, वहाँ अगर अपराध होता है तो वो ऐसा माना जाएगा कि आईपीसी के तहत ही अपराध हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ, क्योंकि पोत भारतीय पंजीकृत हैं। और ये सेक्शन 4 में लिखा गया है कि भारतीय पंजीकृत पोत पर अगर किए गए अपराध है तो वो आईपीसी में आएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जहाज कहाँ पर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। बी एक विदेशी नागरिक है, भारत में धोखाधड़ी करता है। क्या बी पर भारतीय दंड संहिता में मुकदमा चलाया जा सकता है? बी विदेशी नागरिक है, बाहर से आया हुआ नागरिक है और भारत में धोखाधड़ी कर रहा है, तो क्या उस पर आईपीसी लागू होगी? बिल्कुल होगी। जब आप सेक्शन 2 को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेक्शन 2 में लिखा हुआ है हाँ, क्योंकि अपराध भारत में कमिट हुआ है, भारत में हुआ है, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। सेक्शन 2 को जब आप रीड करोगे तो भारत के भीतर होने वाले अपराधों पर कोई भी व्यक्ति हो अपराधी कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अवैध सभा का सामान्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो जो अनलॉफुल असेंबली होती है उसका जो मेन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट जो होता है वो विधि विरुद्ध कार्य करना होता है, टू कमिट एन अनलॉफुल एक्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि 5 या अधिक व्यक्ति किसी दंडनीय अपराध के लिए एकत्र हो तो ये क्या कहलाता है? ये अनलॉफुल असेंबली कहलाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अवैध सभा के सदस्यों की उत्तरदायित्व की धारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व की धारणा पर, कलेक्टिव लायबिलिटी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, पर आधारित है, ठीक है।
नेक्स्ट, वह कौन सा महत्वपूर्ण प्रकरण यानी कि केस है जिसमें धोखा और सती को कपट का मुख्य तत्व माना गया है? तो केस था डॉक्टर विमला बनाम दिल्ली प्रशासन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसी केस में, ये 1962 का केस है और ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का मामला भी, उसमें जजमेंट भी आया था। अदालत ने माना कि धोखाधड़ी के लिए केवल झूठे दस्तावेज बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, इसके लिए धोखाधड़ी से कोई लाभ प्राप्त करने का इरादा भी होना चाहिए, इंटेंशन भी होनी चाहिए। अब इंटेंशन से मुझे याद आता है मेंस रिया का। अपराध तभी घटित होता है जब उसमें मेंस रिया होता है। मेंस रिया के लिए एक लैटिन टर्म है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, कि कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं बनेगा जब तक कि उसमें गिल्टी माइंड यानी गिल्टी इंटेंट ना हो। केवल एक्ट, गिल्टी एक्ट ऑफेंस नहीं बनता, ठीक है। ऑफेंस बनने के लिए गिल्टी एक्ट का होना और गिल्टी माइंड का होना, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। मेंस रिया अपने इंडिया में तो ऐसे हम देखते हैं, तो आपको मेंस रिया पर इसको भी समझना होगा कि मेंस रिया क्या होता है। अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट जो होते हैं मेंस रिया को लेकर के परेशान हो जाते हैं। मेंस रिया का सीधा मतलब होता है किसी भी कार्य को तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि उसमें दूषित मन ना हो, दूषित इंटेंशन ना हो। गलती से, जैसे आपका मान लो ए एक ऐसा व्यक्ति है जो बी के घर जाता है और गलती से उसके पास में बी का फ़ोन आ जाता है, गलती से आ जाता है, तो मेंस रिया नहीं है वहाँ पे। और अगर वो वही नियत के साथ में बी का फ़ोन चोरी करने के इरादे से ले लेता है तो इंटेंशन आ गया, इसे हम कहते हैं मेंस रिया। मेंस रिया बहुत ज़रूरी होता है आईपीसी में। नेक्स्ट, दस्तावेज क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन तो आप मुझे बताओगे इंडेक्स देख के, बेरेक्ट देख के, क्योंकि आपको बेरेक्ट देखना सीखना होगा, ठीक है। दस्तावेज का मतलब होता है, जब आप बेरेक्ट पढ़ोगे तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कोई भी वस्तु जिस पर लिखित या अंकित कोई भी पदार्थ जिस पर अक्षरों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से कुछ भी लिखा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन बी, कोई भी वस्तु जिस पर लिखित या अंकित रूप में विषय अभिव्यक्त हो। लेकिन इसके अगर हम वाइड टर्म्स की बात करें, जब बेरेक्ट की बात करते हैं, तो बेरेक्ट में आपको देखने को मिलेगा ऐसा विषय या ऐसा पदार्थ जिस पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों के माध्यम से उनमें से अधिक तरीकों से कोई बात व्यक्त की गई हो, वर्णित की गई हो, उसे हम दस्तावेज मानते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, मूल्यवान प्रतिभूति क्या है? तो मैंने आपको बताया मूल्यवान, वैल्यूएबल सिक्योरिटी से समझना है आपको, दस्तावेज दिमाग में लाना है। दस्तावेज से अधिकार सर्जित होते हैं, अंतरित यानी कि ट्रांसफ़र होते हैं, समाप्त होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी, ऐसा दस्तावेज जो विधिक अधिकार सर्जित कर रहा हूँ, अंतरित यानी कि ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, या फिर समाप्त कर रहा हूँ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्य आशय को अग्रसर करने में किए गए कार्य के प्रति उत्तरदायित्व क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से उत्तरदायी होता है अनलॉफुल असेंबली में। तो ये कॉमन इंटेंशन का पूछा गया है, तो कॉमन इंटेंशन को, सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किए गए कार्य के प्रति उत्तरदायित्व प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से उत्तरदायी होता है। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी मिल करके सी को पीटने का प्लान बनाते हैं, फिर वो सी के घर जाते हैं और बारी बारी से ए भी मारता है और बी भी उसको पीट करके आ जाते हैं। तो अब ये जो एक्ट किया है दोनों ने, मान लो अब इस एक्ट में ये भी मैं कह सकता हूँ एग्जाम्पल में, यहाँ तो दोनों लाइबल होंगे ही। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ए और बी ने सी की हत्या करने का प्लान बनाया, ध्यान से सुनना आप, ए और बी ने सी की हत्या करने का प्लान बनाया। अब ए और बी के दिमाग में ये बातें हैं कि सी की हत्या करनी है, ये कॉमन इंटेंशन है, मीटिंग ऑफ माइंड है। अब जब वो हत्या करने के लिए जाते हैं तो बी ये कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा कि कोई आ तो नहीं रहा है, ठीक है, मैं सिर्फ देखूंगा, और ए जो है वो मर्डर कर लेता है। तो यहाँ एक्ट तो ए ने किया है, सी की हत्या ए ने की है, लेकिन फिर भी ए और बी दोनों ही बराबर दोषी होंगे, ठीक है। ऑप्शन बी, प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, अपराध की परिभाषा क्या है? अपराध मैंने अभी बताया, गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट ये दोनों होने चाहिए।
एक्टस नॉन फैसिट्रियम नेसी मैंसेट्रिया। तो ये भी आपको लैटिन की टर्म ध्यान में रखनी। ऐसा गलत कार्य जो दंड संहिता या अन्य विधि के अंतर्गत दंडनीय हो, जो विधि द्वारा वर्जित हो, ऐसे कार्य को हम क्या कहते हैं? अपराध कहते हैं। ऐसा कोई भी कार्य जो विधि के द्वारा, कानून के द्वारा दंडित हो, तो ऐसा कार्य जो दंड संहिता या अन्य विधि के अंतर्गत दंडनीय हो, उसे हम अपराध कहते हैं। अपराध को कहाँ डिफाइन किया गया है, इसकी डेफिनेशन कमेंट में ज़रूर बताना। इससे आपके मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप डायरेक्ट पढ़ना सीख जाओगे। जब आप डायरेक्ट पढ़ना सीख गए तो आपके एआईबी के एग्ज़ाम में 20-25 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। नेक्स्ट, क्या आत्महत्या अपराध है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। सुसाइड जो है वो अपराध नहीं होता, तो ऑप्शन बी सही होगा। अटेम्प्ट टू सुसाइड अपराध होता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। केस भी है, आप केस भी देख सकते हो। नेक्स्ट, धारा 5 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता कब लागू नहीं होती है? तो धारा 5 में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा कि किसी विशेष कानून द्वारा शासित मामलों में भारतीय दंड संहिता 1860 लागू नहीं होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, धारा 4 भारतीय दंड संहिता को किन अपराधों पर लागू करती हैं? धारा 4 में भारत के बाहर किए गए, भारत की सीमा के बाहर किया गया अपराध आता है, और भारत के नागरिक द्वारा विदेश में किया गया अपराध भी आएगा। भारत किसी जहाज पर किया गया अपराध जो भारत में पंजीकृत हो, ठीक है, वो भी आएगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ये क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी आईपीसी की, और इससे आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाएंगे। दंड कितने प्रकार के होते हैं? दंड जो है वो मैक्सिमम आपके आईपीसी में 6 प्रकार के हुआ करते थे। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कठोर कारावास, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जिसे हम कहेंगे, साधारण कारावास, सिंपल इम्प्रिजनमेंट कहेंगे, और संपत्ति का संपहरण यानी कि फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और फिर फाइन लगाया जाता था। तो ये 6 तरह के होते थे आईपीसी में थे, और अब बीएनएस में एक ऑफेंस को बढ़ाया गया, पनिशमेंट को बढ़ाया है। वो आप बताओगे कौन सी थी, ठीक है। मैंने बीएनएस की क्लास अच्छे से पढ़ाई है आपको, आप बीएनएस का वीडियो देख के भी बता सकते हो, और अभी आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। खैर, आप कमेंट में बताना कौन सा वो दंड है जिसे अभी जोड़ा गया है बीएनएस में। नेक्स्ट, वीडियो थोड़ा लंबा बनता है, लेकिन वीडियो बनाने के पीछे ऐसा मकसद होता है कि आपकी ईआईबी में आईपीसी रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं वो क्लियर हो जाए। तो इस मकसद के साथ में हम वीडियो बनाते हैं। ये पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और ये सब आप लोगों के लिए ही आप लोग जो है वो इस एआईबी के एग्ज़ाम को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लो। ये इसीलिए हम इसका ही हम प्रयास करते हैं, और हम निःशुल्क ये वीडियो क्लासेस लगाते हैं। टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है जहाँ पर हम ये पीडीएफ वहाँ अपलोड भी करेंगे। जितनी भी क्लासेज हुई है उन सब की पीडीएफ वहाँ देते हैं, अपडेट देते हैं, स्टडी मटेरियल देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, जुर्माना न देने पर अधिकतम कितनी अवधि का कारावास दिया जा सकता है? तो अगर जुर्माने से कोई दंडित है कोई मामला, तो वहाँ अगर जुर्माना नहीं दिया जाता है, रह गया था एक क्वेश्चन, आजीवन कारावास कितने वर्षों तक का माना जाता है? आजीवन कारावास जो होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये जो होता है जो किसी कैदी या किसी अक्यूज के जो शेष पूरे जीवन काल के लिए होता है वैसे तो, लेकिन जब हम काउंट करते हैं तो मिनिमम इसकी पीरियड को काउंट करते हैं तो 20 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। लेकिन इसका अगर
वास्तविक अर्थ हम देखेंगे तो प्राकृतिक जो जीवन बचता है उसका, जब से कैद होती है तो उम्र भर के लिए ही होता है। नेक्स्ट, जुर्माना न देने पर अधिकतम कितनी अवधि का कारावास दिया जा सकता है? तो जुर्माना नहीं देने पर 1/4 अवधि से 1/4 अवधि से अधिक नहीं दिया जाएगा। मैक्सिमम जो है 1/4 होगी, जो भी इम्प्रिजनमेंट है उसका 1/4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जहां अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो और अभियुक्त जुर्माना जमा न करे तो उसे कितनी अवधि तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है अन्य किसी मामले में 6 माह तक, यानी कि हम 6 महीने तक का अप टू 6 मंथ जुर्माना न देने पर 50 रुपये तक के जुर्माने पर 2 माह की सज़ा होगी, और 100 रुपये तक के जुर्माने पर, देखो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से फ्रेम नहीं हुआ है, इसको हम पढ़ ही लेते हैं अच्छे से ऑप्शन को। 50 रुपये तक का अगर जुर्माना है और नहीं दिया है तो 2 माह तक की 2 मंथ की इम्प्रिजनमेंट होगी, और अगर 100 रुपये तक का जुर्माना है नहीं दिया है तो फिर 4 महीने तक की सज़ा हो सकती है। ये डिटेल में कॉन्सेप्ट ही दे रखे हैं, आप ऑप्शन पे मत जाइएगा, ठीक है। और अन्य मामलों में 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट, पूर्व दोष सिद्ध यानी कि कॉन्विक्ट व्यक्ति के विरुद्ध के लिए, पूर्व दोष सिद्ध व्यक्ति कॉन्विक्ट व्यक्ति के लिए अभिवर्धित दंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो ये आपके सेक्शन है सेक्शन 75। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है सेक्शन 34। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो मैं बताऊंगा आपको जो ज़रूरी नहीं है, जहाँ ज़रूरी होगा मैं बता दूंगा, उसको हमको अच्छे से पढ़ना है। यदि ए कुल्हाड़ी से काम करते समय गलती से किसी व्यक्ति को मार देता है तो क्या उसने अपराध किया है? देखो ये जो है ये कहाँ आएगा, जनरल एक्सेप्शन का सवाल पूछा गया है। जनरल एक्सेप्शन बहुत चैप्टर 3 में है लगभग, आप जनरल एक्सेप्शन, तो जनरल एक्सेप्शन है, नेसेसिटी वाला भी नहीं है। ये जो सवाल है वो दुर्घटना का है। दुर्घटना हुई है, यदि ए कुल्हाड़ी से काम करते हुए अगर सावधानी बरत रहा होता है, मान लो ये काम कर रहा है और वो अगर सावधानी बरत रहा है तो फिर माना जाएगा कि अपराध नहीं किया उसने। तो ये सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक में जनरल एक्सेप्शन आईपीसी में दे रखे हैं। और चैप्टर आप कमेंट करके बता देना कौन सा चैप्टर है। हम बात करेंगे कि अगर इसका आंसर बात करें तो इसका आंसर होगा ए ने अपराध नहीं किया है यदि उसने उचित सावधानी रखी हो, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये सेक्शन एक्सीडेंट का जो मामला होता है ये सेक्शन 80 में कवर होता है। नेक्स्ट, सात वर्ष से कम आयु का बालक चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, क्या उसे दंडित किया जाएगा? ये भी जनरल एक्सेप्शन वाला सवाल है। और इसको आपको बताना है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट चलो क्लियर कर ही देता हूँ, उसका लगे हाथ आपका क्लियर भी हो जाएगा। 7 साल से कम के बच्चे अगर अपराध करेंगे तो वो एग्जाम्प्ट है आईपीसी में। आईपीसी में एग्जाम्प्ट है सेक्शन 82, सेक्शन 83। इन्फेंसी जब आप पढ़ोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा 7 वर्ष से कम वालों पर, बच्चों पर उनको एग्जाम्प्ट कर रखा है। उनके द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है तो वो उन पर आईपीसी लागू ही नहीं होती है। और 7 से 12 साल के बच्चे हैं, अगर वो कोई अपराध करते हैं तो फिर वहाँ देखा जाएगा कि उसकी समझ कितनी है, परिपक्वता कितनी है, मतलब वो कार्य के परिणामों को समझने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है। अगर कार्य के परिणामों को समझने की क्षमता रखता है तो उस पर आईपीसी लागू हो जाएगी, और अगर नहीं समझ पाता है तो नहीं लागू होगी। ठीक है, ये सेक्शन 82 और 83 में डिस्कस है। नेक्स्ट,
ए स्वेच्छा से शराब पीकर बी की हत्या कर देता है। क्या ए ने अपराध किया है? बिल्कुल किया है। ऑप्शन बी, हाँ उसने हत्या की है और ये धारा 85 का लाभ भी नहीं ले पाएगा। सेक्शन 85 में जो दे रखा है वो है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को नशीला पदार्थ, चाहे वो शराब भी क्यों ना हो, अगर जानबूझ के पिलाया जाता है, किसी व्यक्ति को दबाव में आकर के उसकी इच्छा के विरुद्ध पिलाया जाता है और धमका करके, डरा करके, उसकी कंसेंट के अगेंस्ट उसको इंटॉक्सिकेट किया जाता है और फिर वो शराब के नशे में जा कर के कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो फिर वो तो अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के कोई नशीला पदार्थ का सेवन करता है या शराब करता है या शराब पीता है या फिर कोई नशा करता है और फिर उसके फर्दरेंस में जा कर के नशे में कोई ऑफेंस कर लेता है, कोई अपराध कर लेता है, तो फिर ऐसा व्यक्ति माना जाएगा कि उसने अपराध किया। उसको जो है वो सेक्शन 85 का लाभ नहीं मिलेगा, जनरल एक्सेप्शन में वो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। ए ने बी की दवा से अपने पेन में स्याही भर ली, क्या यह अपराध है? ए ने बी की दवा से, दवात इंक पोर्ट को कहेंगे हम, ठीक है। ए ने जो है वो बी की दवा से, तो ये बहुत ही तुच्छ कार्य कहलाते हैं, ठीक है। नहीं, ये तुच्छ कार्य है, दंडनीय नहीं होगा, तो ये अपराध नहीं बनेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि तुच्छ कार्य सेक्शन 95 जब आप पढ़ोगे तो वहाँ अच्छे से देखने को मिलेगा। आईपीसी की सेक्शन 95 को आप जब रीड करोगे तो वहाँ आएंगे ऐसे कार्य जो तुच्छ प्रकृति के होते हैं। जैसे मान लो आप बस में जा रहे हो, सीट के लिए हल्का सा धक्का लग गया, तो क्या एफआईआर करने जाओगे? नहीं, ये एक तुच्छ प्रकृति का कार्य होता है, ये अपराध का गठन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है? तो ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 से लेकर के 106 तक डिफाइन है अच्छे से, 96 से लेकर के 106 तक। आत्मरक्षा का अधिकार शरीर के प्रति होने वाले अपराधों पर भी मिलता है और संपत्ति के प्रति होने वाले अपराधों पर भी मिलता है। दोनों बातें आपको अच्छे से समझनी है। शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है, कब तक बना रहता है? जब तक कि खतरे की उचित आशंका उत्पन्न होती है और जब तक वो बनी रहती है तब तक रहेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और एक बात ध्यान रखनी है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में उतने ही बल का प्रयोग करना है जितना सामने वाला प्रयोग कर रहा है, उतने ही फोर्स को यूज करना है जितना सामने वाला फोर्स यूज कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो सामने वाला लाठी लेकर के आ रहा है और आप तलवार लेके चले जाओ, बंदूक लेकर के चले जाओ, तो आप एक्सीड कर जाओगे अपनी राइट टू प्राइवेट डिफेंस की जो आपको राइट है उसमें आप एक्सीड कर जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, इसमें जनरल एक्सेप्शन तभी मिलेगा जितना सामने वाला फोर्स यूज कर रहा है आपको उतना ही फोर्स से उसको रोकना है। क्वेश्चन नंबर 39। यदि बी ए को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करते हुए देखकर उस पर हमला कर देता है और चोट पहुंचाता है, तो क्या बी अपराधी है? बी अपराधी नहीं होगा, क्योंकि उसको मिल जाएगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। ये निजी सुरक्षा के अधिकार में संरक्षित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी में जो ये क्वेश्चन 39 है इसमें आपको क्या सीखने को मिल रहा है? राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको खुद की जान के लिए तो मिलता ही है, आपके सामने अगर कोई व्यक्ति किसी और की जान ले रहा है, उसके साथ में कोई ऐसा अपराध कर रहा है, तो उसको बचाने के लिए भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है, कब तक रहता है? तो जब तक संपत्ति पर संकट रहेगा, उसकी आशंका रहेगी, जब तक दूर नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक वो बना रहेगा अधिकार संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, दुष्प्रेरण क्या है? दुष्प्रेरण सेक्शन 107 में डिफाइन है। दुष्प्रेरण का मतलब होता है, इसको हम इंग्लिश में अबेटमेंट भी कहते हैं। जब मान लो एग्जाम्पल के जरिए आपको अच्छे से समझ में आएगा,
ए को एक अपराध करना, ए को सी की हत्या करनी है, ए को सी की हत्या करनी है, तो ए खुद कार्य नहीं कर रहा है और ए बी नामक छोटे बच्चे को एक जहर देता है कि वो सी के खाने में जाकर के मिला ले। अब उस बच्चे को तो कुछ नहीं पता कि वो क्या है, वो बच्चा जा कर के सी की खाने में मिला देता है। सी खाना खाने के बाद मर जाए या बच जाए, खाना ना भी खाए, तो ये अबेटमेंट हो जाएगा, यानी कि दुष्प्रेरण का अपराध हो जाएगा। इसे ही हम कहते हैं अबेटमेंट। आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। तो ए ने डायरेक्ट कोई अपराध नहीं किया लेकिन बी के थ्रू किया है, तो ये अबेटमेंट कहलाएगा। तो बी को जो उकसा रहा था, उकसा क्या रहा था, बी को एक जरिया बनाया है उसने, तो बी ने क्या किया, अबेटर इसमें कहलाएगा ए अबेटर कहलाएगा। तो अबेटमेंट का जो क्राइम है वो 3 तरह से हो सकता है। एक तो उकसा करके हो सकता है, दूसरा षड्यंत्र के माध्यम से हो सकता है और तीसरा सहायता दे करके हो सकता है। तीनों बातें आपको आईपीसी पढ़ोगे डिटेल में, आपको अबेटमेंट चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, दुष्प्रेरक कौन होता है? जो अपराध के लिए किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध के लिए कार्य किए जाने का या किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ए ने सी की हत्या करने के लिए बी नामक बच्चे को जहर दिया था खाने में मिलाने के लिए सी के, तो यहाँ पर ए जो है वो अबेटर कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि बी ए को धोखा देकर किसी निर्दोष व्यक्ति सी को पकड़वाता है तो क्या बी अपराधी है? बी ने क्या किया यहाँ पर, बी ए को धोखा देकर किसी निर्दोष व्यक्ति सी को पकड़वाता है, तो बी ने यहाँ पर जो कार्य किया है वो है दुष्प्रेरण का। बी ने दुष्प्रेरण किया है। नेक्स्ट, ये जितने भी ऑफेंसेज आप पढ़ रहे हो ना, ये बीएनएस में भी है, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा इनका भी। नाम चेंज हुआ है, सेक्शन बदली है, सेक्शन बदलने से आप सेक्शन तो बता पाओगे क्योंकि आपके जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं होकर के एआईबी का एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसमें आपको बैरेक्ट अलाउ किए गए हैं। तो सेक्शन वाला कोई सवाल आता है तो सेक्शन में बैरेक्ट देख करके आप बता सकते हो बहुत इजीली। आपराधिक षड्यंत्र क्या है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके अवैध कार्य या अवैध कार्यों को वैध कार्यों को अवैध साधनों से करने के लिए सहमत होते हैं। ऑप्शन बी, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य कर रहे हों या फिर कोई वैध कार्यों को अनलॉफुल तरीके से करने के लिए सहमत होते हैं, तो उसको अग्री होते हैं, तो उसको हम कहेंगे आपराधिक षड्यंत्र। तो आपराधिक षड्यंत्र के लिए 2 कम से कम व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कहाँ डिफाइन किया गया है आप बैरेक्ट देख के कमेंट में ज़रूर बताना। क्या अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर सअभियुक्त को दोषी किया जा सकता है? को अक्यूज के कन्फेशन पर नहीं, अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर को अक्यूज को कॉन्विक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर जो साक्ष्य, ये हम एविडेंस लॉ में जब पढ़ेंगे ना, डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से एविडेंस लॉ को कवर कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। केवल स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा ही पुष्टि होने पर, केवल उसके जो कन्फेशन पर उसको कॉन्विक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके पास अगर कोई कोरोबरेट करने के लिए इंडिपेंडेंट एविडेंस है तो ज़रूर। ऑप्शन बी, हाँ, केवल स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा पुष्टि होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, राजद्रोह क्या है? सेडिशन क्या है? भारत सरकार के प्रति घृणा या अपमान उत्पन्न करना ही राजद्रोह कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विधि विरुद्ध जमाव क्या है? अनलॉफुल असेंबली, 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव जिसका सामान्य उद्देश्य अवैध होता है।
कौन सी धारा में डिफाइन है, बेरेक देख के बताना से कमेंट में। नेक्स्ट, बलवा किसे कहते हैं? बलवा हम उसे कहेंगे, देखो बलवा भी पढ़ोगे आप, बलवा ही होता है इसी अनलॉफुल असेंबली में जब विधि विरुद्ध जमाव द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है। 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठे होंगे, वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे होंगे, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट एक होगा, वो या तो किसी सरकार को या किसी व्यक्ति को या उसकी किसी संपत्ति को नुकसान कारित करने के आशय से, इंटेंशन के साथ में वो कॉमन ऑब्जेक्ट रखते हुए हिंसा का भी प्रयोग कर लेते हैं, बल का भी प्रयोग कर लेते हैं। ऐसा जमावड़ा या ऐसी अनलॉफुल असेंबली जो बल या हिंसा का प्रयोग करती है उसे हम उस बलवा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, दंगा या हंगामा क्या है? दंगा जब कोई दो व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर, पब्लिक प्लेस पर लड़ते हैं, दो व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस पर लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, उसको हम दंगा कहते हैं। ऑप्शन ए, जब दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति भंग करें तो उसको हम दंगा कहेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो आईपीसी की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए इनसे। क्वेश्चन नंबर 50, दंगा और हमला में क्या अंतर होता है? दंगे और हमले में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है दंगा लोक स्थान पर होता है, पब्लिक प्लेस पर होता है, हमला जो है वो असॉल्ट कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, असॉल्ट का मतलब ही ये होता है कि किसी व्यक्ति के मन में युक्त भय पैदा करना, डर पैदा करना, हालांकि उसको फिजिकली उसको मारा नहीं जाता है असॉल्ट में, हमले में। ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, समझना आप इसको। जब आप असॉल्ट को पढ़ोगे तो असॉल्ट की डेफिनेशन में आपको देखने को मिलेगा कि असॉल्ट में, हमले में सामने वाले व्यक्ति के मन में युक्त भय, डर पैदा किया जाता है। और दंगा, ये हमला कहीं पर भी हो सकता है लेकिन दंगा हमेशा पब्लिक प्लेस पर ही होगा। तो ऑप्शन ए, दंगा लोक स्थान में होता है, हमला कहीं भी हो सकता है, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, यदि कोई अधिकारी न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करते हुए किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य करता है तो क्या ये अपराध है? तो ये अगर विधि की अवज्ञा कर रहा है तो बिल्कुल अपराध होगा, कानून की अवज्ञा करना अपराध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, यदि ए अभिनय में पुलिस की वर्दी पहनता है जबकि वो वास्तविक पुलिस अधिकारी नहीं है तो क्या ये अपराध है? अभिनय में तो पहन सकता है, ये कोई अपराध नहीं होगा, एक्टिंग में पहन सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्या चुनाव में हुए खर्चों का लेखा रखना आवश्यक है? यदि कोई व्यक्ति ऐसा लेखा रखने में असफल रहता है तो क्या उसे दंडित किया जा सकता है? ऐसे ही अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, हमारे गलत हो जाते हैं, हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही नहीं देते। ऑप्शन बी, हाँ, उसे दंडित किया जाएगा एज पर सेक्शन 171H में, और 500 रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, ए बी के विरुद्ध पुलिस थाने में मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराता है कि बी के पास चोरी का माल है ताकि उसे शोभ हो, मतलब हैरेस करने के लिए। क्या ए ने अपराध किया है? तो ये जो मिथ्या साक्ष्य और मिथ्या फॉल्स इंफॉर्मेशन आप पढ़ोगे, ये पूरा अलग चैप्टर है। मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, ये होगा मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य देना भी एक अपराध होता है। तो हाँ, धारा 182 के अंतर्गत झूठी इत्तला देना भी एक अपराध होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, मिथ्या साक्ष्य देना क्या होता है? मिथ्या साक्ष्य फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस, इसका मतलब होता है शपथ लेकर कोई व्यक्ति जानबूझकर
मिथ्या कथन करेगा। देखो साक्ष्य, झूठी जो साक्ष्य है, फॉल्स एविडेंस, दो तरह से दिए जाते हैं। एक तो कथन करके दिए जाएंगे, एक दिए जाएंगे मिथ्या साक्ष्य गढ़ करके, जैसे डॉक्यूमेंट, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक है। तो जैसे दो तरह से, एक तो साक्ष्य बनाने गढ़ने पर और एक कथन करके, दो तरह से होते हैं। तो इसका आंसर होगा मिथ्या साक्ष्य देना, शपथ लेकर, ओथ लेकर के जानबूझकर मिथ्या कथन करना, ताकि सामने वाले को, निर्दोष व्यक्ति को सजा हो जाए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना क्या है? मिथ्या साक्ष्य गढ़ना कहलाता है झूठी परिस्थितियां या झूठे दस्तावेज बनाना ताकि वे साक्ष्य में यूज हो सकें, एविडेंस में यूज हो सकें और निर्दोष व्यक्ति को सजा हो सके। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्या राज्य उपभोक्ता आयोग मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के मामलों में अन्वेषण का आदेश दे सकता है? तो राज्य उपभोक्ता आयोग तो दे ही सकता है। हाँ, आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती है, ठीक है, तो दे सकता है। वैसे ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर है, नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में क्या अंतर होता है? मिथ्या साक्ष्य देना व्यक्ति द्वारा शपथ के दिन झूठ बोलना होता है और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना झूठे दस्तावेज बनाना होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क ये जानते हुए, इसको हम हाँ यही पढ़ लेते हैं। क ये जानते हुए कि ख ने यह की हत्या की है, यानी कि क ए ये जान रहा है कि बी ने ही सी की हत्या की है। बी को बचाने हेतु सब को छुपाने में सहायता करता है। तो क्या ए ने भी अपराध किया है? मेरे ए को ये बात पता है कि बी ने ही सी की हत्या की है और बी को बचाने के लिए वो उसके शव को यानी कि उसकी बॉडी को हटाने के लिए हेल्प करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बी ने भी अपराध किया है, क्योंकि बी क्या कर रहा है, साक्ष्य को छुपा रहा है, कहीं न कहीं साक्ष्य के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है। तो धारा 201 के तहत, 201 के अंतर्गत साक्ष्य का विलोपन हो जाएगा और साक्ष्य के विलोपन के तहत ये अपराध बन जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, न्यायालय में न्यायाधीश को पक्षपाती न्यायाधीश कहता है। क्या उसने कोई अपराध किया है? हाँ, जब आप पढ़ोगे ये तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही हो जाएगा, इंसल्ट कर दी ना कोर्ट की, न्यायाधीश की। तो सेक्शन 228 के अंतर्गत न्यायाधीश का अपमान एक अपराध होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोक न्यूसेंस यानी कि पब्लिक न्यूसेंस। लोक न्यूसेंस को, ये न्यूसेंस दो तरह के होते हैं, एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है। और इसे हमने टॉट में भी अच्छे से पढ़ा था, सीआरपीसी पढ़ी तब भी अच्छे से पढ़ा, बीएनएसएस में भी अच्छे से पढ़ा था। तो न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई कार्य जिससे डिस्टर्बेंस हो जनता को या किसी भी व्यक्ति को। अगर पर्टिकुलर व्यक्ति को हो रहा है तो उसे हम कहेंगे प्राइवेट न्यूसेंस, और अगर आम जनता को, सभी को हो रहा है किसी एक्ट से, मान लो मैं अभी जैसे रात को वीडियो क्लासेस बना रहा हूँ या क्लासेस लगा रहा हूँ और मेरे पड़ोस में कोई व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से रात को 12 बजे डीजे लगाता है, डीजे बजाता है, तो कहीं ना कहीं मेरा राइट वायलेट हो जाएगा। या फिर अगर मैं ही स्कूल के पास में जहाँ एग्ज़ाम चल रहा है वहाँ डीजे बजाता हूँ ज़ोर ज़ोर से, तो क्या होगा, सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो ये पब्लिक न्यूसेंस हो जाएगा। तो इस तरह से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसा कोई कार्य जिससे आम जनता को क्षति या संकट हो। आम जनता तो वही हो, लोग की बात की जा रही है पब्लिक में, तो आम जनता ही आएगी। तो ऐसा कोई एक्ट करना जिससे आम जनता को क्षति हो और संकट हो। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ए तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाकर बी की मृत्यु कर देता है। क्या ए ने कोई अपराध किया है? बिल्कुल अपराध किया है, लापरवाही पूर्वक उसने गाड़ी चलाई है। तो इस तरह से वाहन को चलाना जिससे किसी की मृत्यु कारित हो सकती है, उतावलेपन के द्वारा, नेग्लिजेंसी इसमें आ जाएगी।
और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। धारा ये सेक्शन जो लग जाएगी 279 और 304A के अंतर्गत अपराध होगा। नेक्स्ट, आपराधिक मानव वध क्या है? कल्पेबल होमिसाइड क्या है? ये जो कल्पेबल होमिसाइड है, आपराधिक मानव वध है, इसे सेक्शन 299 में डिफाइन किया गया है, 299 में डिफाइन किया गया है, प्रोविजन दे रखे हैं डिटेल में इसके बारे में। और बीएनएस की बात करें तो बीएनएस की सेक्शन 100 में इसके बारे में आपको प्रोविजन देखने को मिल जाएंगे। कुछ भी चेंज नहीं है, अगर हम पनिशमेंट में देखने को चेंज मिल जाएगा, लेकिन अदरवाइज कॉन्सेप्ट दोनों के ही सेम है, चाहे आप आईपीसी पढ़ो चाहे बीएनएस पढ़ो, कल्पेबल होमिसाइड के और मर्डर के कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। तो कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है, इसका जो मैं आपको एक अच्छे से बता देता हूँ, आपका आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सारे एक्ट जो होंगे वो मर्डर ही कहलाएंगे, सारे एक्ट मर्डर ही कहलाते हैं, हत्या ही कहलाएगी। लेकिन अगर 5 बातें हैं, 5 एक्सेप्शन है इसके, उस एक्सेप्शन में मामला अगर आ जाता है तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड बन जाता है। तो इसका क्या फ़ायदा होता है? कल्पेबल होमिसाइड में सज़ा थोड़ी कम हो जाती है अगर मामला आता है। तो 5 अपवाद आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन करो तो भले कर लेना, और अगर ध्यान सुनना है तो ध्यान से सुन लेना। अगर कोई व्यक्ति ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन यानी कि अचानक गंभीर प्रकोपन में आकर के कोई अपराध कर लेता है, तो तब आपराधिक मानव वध हुआ। दूसरा जो अपवाद है वो है कोई प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर जाता है, यानी कि निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का उल्लंघन कर लेता है, ठीक है। तो उस समय अगर कोई, मान लो कि कोई व्यक्ति लाठी लेकर के आ रहा था और आपने बंदूक से उसको मार दिया, तो आपने क्या किया? अपने प्राइवेट डिफेंस का एक्सीड कर लिया। तो ये दूसरा जो एलिमेंट है वो है प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड करना। तीसरा होगा एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर। अगर किसी के पास में लीगल पावर है और लीगल पावर को वो एक्सरसाइज कर लेता है, मान लो किसी पुलिस अधिकारी के पास में लीगल पावर था कि उसको सिर्फ अक्यूज को पकड़ के लाना था और वो एनकाउंटर कर लेता है, तो उसने अपने पावर का क्या किया? एक्सीड कर गया अपने पावर में। और उसके बाद आता है नंबर 4 पे, विदाउट प्री मेडिटेशन इन अ सडन राइट, यानी कि अचानक से अगर 2 लोगों के बीच में बिना किसी आशय के, इंटेंशन के, अचानक ही दोनों व्यक्तियों में झगड़ा हो जाता है, झगड़े में दोनों ही अचानक बिना ही इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि दोनों में से कोई एक दूसरे की जान ले लेता है, सडनली, अचानक, विदाउट प्री मेडिटेशन, कोई इरादा नहीं था इसमें, तो ऐसे मामले में भी आपराधिक मानव वध का अपराध हो जाएगा। और लास्ट जो होता है वो कंसेंट होता है। अगर किसी की कंसेंट के साथ में, मान लो कोई 18 साल से अधिक की आयु का है, वो क्या देता है, मान लो ए ने कहा बी से, ए भी 18 साल से ऊपर है, बी भी 18 साल से ऊपर है, दोनों मेजर हैं। ए कहता है कि तुम मुझे मार दो क्योंकि मैं डिप्रेशन में हूँ, और वो मार देता है उसको, तो बी ने क्या किया? बी ने कल्पेबल होमिसाइड किया। ये जो 5 बातें अच्छे से आप पढ़ लेना, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में एक्सीड कर जाना, एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर को एक्सीड करना, विदाउट प्री मेडिटेशन इन अ सडन राइट, और कंसेंट के साथ में 18 अबोव द एज ऑफ 18 ईयर। तो इन 5 मामलों में जो है वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, बाकी सारे के सारे मामले मर्डर में चले जाएंगे। तो 63 का जो आंसर है वो हो जाएगा मृत्यु कारित करने का अपराध जिसमें आशय या ज्ञान हो, कॉजिंग डेथ विथ इंटेंशन और नॉलेज। तो ठीक है, ये मामला ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन दूसरे जो है वो इससे मेल नहीं खा रहे हैं। दुर्घटनावश मृत्यु भी नहीं है, प्राकृतिक मृत्यु भी नहीं आती है कल्पेबल होमिसाइड में, आत्महत्या भी नहीं आती, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हत्या क्या है? मैंने अभी आपको बताया, वो सारे मामले हत्या है, वो सारे मामले मर्डर को जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन, इसमें हम देखेंगे 302 में, सॉरी 300 में, आईपीसी की धारा 300 में हत्या को डिफाइन किया गया है। और अब आप पढ़ोगे 101 को, तो वहाँ पर आपको
मर्डर की डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। हत्या में वो सारे मामले आ जाएंगे। मृत्यु कारित करने का ऐसा अपराध जिसमें विशेष दुर्भावना हो, कॉजिंग डेथ विद द स्पेशल इंटेंशन। इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। इंटेंशन तो आपको वहाँ भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर इंटेंशन होती है। और हम अगर डिफरेंस की बात करें, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। आप बस 5 एलिमेंट जो मैंने आपको बताया एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन में अगर मामला आ जाता है तो कल्पेबल होमिसाइड है, और एक्सेप्शन में मामला नहीं आता तो फिर मर्डर में आ जाएगा। आपको बस अपने 5 एक्सेप्शन को ध्यान में रखना है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड करना, एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर को एक्सीड करना, विदाउट प्री मेडिटेशन इन अ सडन राइट और कंसेंट। ये 5 जो है वो आप याद रख लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मर्डर क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा 64 का। नेक्स्ट, हत्या योग्य मानव वध, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर का अपवाद कब बनता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। जब ये आकस्मिक झगड़े में क्रोध में किया गया हो तब कल्पेबल होमिसाइड होगा, अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा, का एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जब ये अचानक झगड़े में, यानी कि विदाउट प्री मेडिटेशन इन अ सडन फाइट, ठीक है, सडन फाइट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आत्मरक्षा का अधिकार किस अध्याय में दे रखा है। तो आत्मरक्षा का जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ये दे रखा है चैप्टर 5 में, चैप्टर 5 में दे रखा है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, आत्मरक्षा के अधिकार की अवधि कब तक रहती है। जब तक खतरा विद्यमान रहता है तब तक रहती हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसे आपराधिक षड्यंत्र माना गया है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का किसी अपराध के लिए सहमति देना आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजद्रोह किस धारा में वर्णित है। तो राजद्रोह को 124 ए में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजद्रोह का अर्थ क्या है, सरकार के प्रति असंतोष फैलाना, घृणा या विद्वेष उत्पन्न करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लूट कब होती है, रॉबरी कब होती है। देखो 4 बातों को समझना होगा। एक होती है चोरी, चोरी होती है चल संपत्ति की, और इसमें ना तो बल का प्रयोग होता है, किसी भी तरह की हिंसा का प्रयोग नहीं होता है। सामने वाले की सहमति के बिना, सामने वाले व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी चल संपत्ति को अगर मैं उसके जगह से हटा लेता हूँ तो ये चोरी कहलाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। तो मैंने ना तो किसी बल का प्रयोग किया, ना मैंने किसी फोर्स का यूज किया, हिंसा का प्रयोग किया है। मैंने क्या किया, मैंने सामने वाले की कंसेंट के बिना, विदाउट कंसेंट सामने वाले की, और क्या कर रहा हूँ मैं, उसकी जो चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको मैं हटा रहा हूँ उसकी जगह से, या मेरे पास मैं उसके अधिकार क्षेत्र से हटा रहा हूँ, तो ये चोरी कहलाती है। लूट में क्या होता है, इसके बाद, चोरी के बाद एक वर्ड आता है एक्सटॉर्शन, उद्यापन। उद्यापन में क्या होता है, डर और भय दिखाया जाता है। मान लो कि ए ये कहता है बी को कि तुमने मुझे इतने इतने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे खिलाफ मानहानिकारक लेख लिखूंगा, या फिर मैं तेरे वीडियोस को, फोटोज़ को वायरल कर दूंगा एडिट करके, ऐसी धमकियाँ देता है, या मैं तेरे किसी परिवार के सदस्य को चोट पहुंचाऊंगा, तो ये एक्सटॉर्शन कहलाएगा। फिर मान लो जब कोई व्यक्ति ए बी को मार करके, या मतलब उसको उसके साथ में हिंसा करके उसके पैसे लूट लेता है या उसकी संपत्ति ले लेता है, तो ये फिर लूट में कहलाएगी। ठीक है, तो लूट, रॉबरी का मतलब होता है जब चोरी या चोरी के दौरान हिंसा का प्रयोग कर लिया जाता है तो फिर वो लूट बन जाती है। चोरी या एक्सटॉर्शन, अपकर्षण में
हिंसा का प्रयोग हो जाएगा तो वो फिर लूट बन जाएगी। नेक्स्ट, डकैती कब कही जाती है? जब डकैती तब कही जाएगी जब 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर के लूट कर रहे हैं। मतलब कि जब कोई 5 लोग मिल करके किसी व्यक्ति को लूट रहे हैं, लूट का अपराध कर रहे हैं, तो उसे हम डकैती कहेंगे। डकैती में भी हिंसा का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी, जब 5 या अधिक व्यक्ति लूट में सम्मिलित हों तो उसे हम डकैती कहेंगे। कौन सी धारा में, ये जरूर कमेंट में बताना। मैं आपके कॉन्सेप्ट वाले सवाल क्लियर करवा रहा हूँ। सेक्शन आपको बेरेक से खोज के ढूंढ के आपको कमेंट में बताना है कि डकैती इसमें है, चोरी इस सेक्शन में है, लूट इस सेक्शन में, एक्सटॉर्शन इस सेक्शन में है। आपको कमेंट में बताना है। आपराधिक विश्वासघात, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसमें हम इसको जो हम कहते हैं वो कहते हैं आपराधिक न्यास भंग। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपराधिक विश्वासघात वगैरह, लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आपराधिक न्यास भंग। आपराधिक न्यास भंग का अपराध तब होता है जब कोई व्यक्ति सौंपी गई संपत्ति का दुरुपयोग करे। तो ये किस सेक्शन में, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जब कोई व्यक्ति सौंपी गई संपत्ति का दुरुपयोग करता है तो उसे हम कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो आपको बेरेक्ट में डिटेल में देखने को मिल जाएगा। जब बेरेक्ट पढ़ोगे ना, आपको वहाँ अच्छे से आपके इसको कॉन्सेप्ट को मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आप बेरेक्ट से एक बार इसका इलस्ट्रेशन देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रेप की परिभाषा किस धारा में दी गई है? रेप को मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूँ और ऑनलाइन मैं नहीं पढ़ाता, मेरा इंटेंशन नहीं रहता। आप खुद पढ़ सकते हो, समझदार हो। तो इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत बोल्ड है आप बेरेक्ट में, तो मैं नहीं ला सकता, ऐसी लैंग्वेज में यूज नहीं करता हूँ। और पढ़ाने के मकसद से भी सिर्फ सेक्शन वाइज बता सकता हूँ कि एक बहुत ही घटिया किस्म का अपराध होता है, और ये सेक्शन 375 में डिस्कस है। वहाँ क्या लिखा है, कैसे क्या है, वो आप खुद पढ़ सकते हो। मैं नहीं लेकर के आता ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, चोरी की परिभाषा क्या है? तो चोरी की परिभाषा हो जाएगी आपके किसी व्यक्ति के कब्जे से, किसी व्यक्ति के पोजीशन से उसकी कंसेंट के बिना उसकी चल संपत्ति को बेईमानी पूर्वक आशय के साथ हटाना। किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सम्मति के बिना जंगम संपत्ति को बेईमानी से हटाना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि ए को राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है और वह उसे उठा लेता है, क्या ये चोरी है? ऐसे ही सवाल एआईबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप आज का जो क्लास है वो अच्छे से देख रहे हो तो आपके आईपीसी पे तो कमांड बन ही रही है, साथ में बीएनएस पे भी बन रही है। तो अगर यदि ए को राजमार्ग पर कोई अंगूठी मिल जाती है तो फिर वो चोरी नहीं कहलाएगी। ठीक है, उसे चोरी नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डकैती में कम से कम कितने होने चाहिए व्यक्ति? 5 होने चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपराधिक न्यास भंग का तात्पर्य क्या होता है? आपराधिक न्यास भंग में बेईमानी से किसी न्यस्त संपत्ति का दुर्विनियोग करना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का। किस सेक्शन में दे रखा है आप कमेंट में जरूर बताना। चीटिंग क्या है, छल क्या है? छल का मतलब होता है किसी व्यक्ति को प्रवंचना द्वारा कपटपूर्वक प्रेरित करना कि वह संपत्ति परिदत्त करें। ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति को प्रवंचना द्वारा कपटपूर्वक उत्प्रेरित करना कि वह कोई संपत्ति परिदत्त करे, तो उसे हम कहेंगे छल, चीटिंग। इसके लिए जो सेक्शन है वो आप कमेंट में बताना। इंडेक्स देख के, बेरेक्ट देख करके, अगर बेरेक्ट है तो बेरेक्ट देख के ज़रूर बताना आपके पास। यदि ए स्वयं को बी बताकर सी से छल करता है तो ए ने कौन सा अपराध किया है? ए ने प्रतिरूपण द्वारा छल किया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यास भंग में मुख्य अंतर क्या है?
आपराधिक दुर्विनियोग का मतलब हो गया, अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि ए को राजमार्ग पर कोई अंगूठी मिल जाती है और वो अंगूठी अगर वो खुद के पोजीशन में रख के उसका उपयोग करने लग जाता है तो ये हो जाएगा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। तो दुर्विनियोग में संपत्ति संयोगवश प्राप्त होती है और न्यास भंग में विधिक रूप से न्यस्त की जाती है और हम उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। दोनों ही माइनर सा उनमें डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दुर्विनियोग में, आपराधिक दुर्विनियोग में संपत्ति जो होती है संयोगवश, जैसे एक रास्ते से जा रहा था उसको अंगूठी मिल गई और उसने अपने पास रख ली और अपने उपयोग में ले ली, तो ये हो जाएगा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। और मान लो ए ने बी को विल को अपनी एक विल बनाई और विल के लिए उसको उसके निष्पादन के लिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको हायर किया, उसको रखा, उसको अधिकार दिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसके मरने के बाद उसने वो प्रॉपर्टी अपने यूज में ले ली। ये हो जाएगा आपके आपराधिक न्यास भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। रिष्टि यानी कि मिथ्युप क्या होता है? तो रिष्टि का मतलब क्या होता है? रिष्टि में किसी भी संपत्ति को नुकसान या उसको संपत्ति को नष्ट किया जाता है। किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसकी स्थिति बदलना, उसको नष्ट करना, ये क्या कहलाता है? रिष्टि कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि ए बी के बर्फ घर में पानी छोड़ देता है जिससे बर्फ पिघल जाती है तो ए ने कौन सा अपराध किया? ए ने, यदि ए बी के बर्फ घर में, बी का आइस हाउस है और उसमें वो पानी छोड़ देता है ताकि उसको बर्फ़ पिघल जाए और वेस्ट हो जाए, तो उसने किया है रिष्टि का अपराध। ऑप्शन सी, ये उसका आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 84। आपराधिक अत्याचार क्रिमिनल ट्रेसपास का अर्थ क्या है? तो ट्रेसपासिंग देखो 4 तरह से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले होती है सिंपल ट्रेसपास, समझो सिंपल अत्याचार। ए नामक व्यक्ति, या मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ और बिना उसकी परमिशन के उसके रूम में टहल करके आ जाता हूँ, उसके पर्सनल बेडरूम में टहल करके आ जाता हूँ। ये तो होता है सिंपल ट्रेसपास और इसमें टॉर्ट कमिट होगा, इसमें आईपीसी नहीं आएगी ना बीएनएस आएगा। एक वो होता है जैसे मैं फॉर एग्जांपल किसी दूसरे की संपत्ति में ऐसे ही घुस जाता हूँ, सिर्फ प्लॉट में, है ना, 4 दीवारी वाले प्लॉट में जहाँ भवन नहीं है, जहाँ लोग नहीं रह रहे हैं, वहाँ पर मैं घुस जाता हूँ, तो उसे कहेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास। सिर्फ ट्रेसपास कहेंगे, क्रिमिनल ट्रेसपास ही कहेंगे जहाँ पर प्लॉट मतलब मकान बने हुए नहीं हैं और लोग नहीं रह रहे हैं। फिर अगर मैं ऐसी जगह पर प्रवेश करता हूँ अवैध तरीके से जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जहाँ आवासीय मकान है, और वहाँ पर मैं डराने या अपराध करने की नीयत से वहाँ प्रवेश करता हूँ, तो वहाँ हो जाएगा क्रिमिनल ट्रेसपास। गृह अत्याचार, हाउस ट्रेसपास हो जाएगा वहाँ पे। और अगर मैं वहाँ जहाँ मकान में लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ मैं खिड़की तोड़ के, दरवाजे तोड़ के, गेट तोड़ के, सीढ़ियों से अगर मैं घुस रहा हूँ तो उसको कहेंगे हाउस ब्रेकिंग। तो मैंने आपको सारे ट्रेसपास पढ़ा दिए अच्छे से। तो अब हम पढ़ते हैं आपराधिक अत्याचार का मतलब क्या होता है। किसी संपत्ति पर अपराध करने के आशय से या किसी को अपमानित करने के उद्देश्य से प्रवेश करना। तो किसी भी संपत्ति में अपराध करने के उद्देश्य से घुस जाना आपराधिक अत्याचार कहलाता है, क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। गृह अत्याचार क्या है? तो हाउस ट्रेसपास अभी मैंने बताया, जहाँ जलयान निर्माण में अपराध करने हेतु प्रवेश करना, जलयान भी आ जाएगा, और वेजल भी आते हैं, और निर्माण में भी जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर अपराध करने के आशय से घुसना क्या कहलाता है? गृह अत्याचार कहलाता है, हाउस ट्रेसपास कहलाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, गृह भेदन, हाउस ब्रेकिंग में कितने प्रकार से प्रवेश बताए गए हैं? ये 6 प्रकार हैं हाउस ब्रेकिंग में। और हाउस ब्रेकिंग का मतलब होता है दरवाजे तोड़ के, गेट तोड़ के, खिड़की तोड़ के, खिड़की के माध्यम से या
सीढ़ियों के माध्यम से किसी के घर में प्रवेश करना, किसी के निवास में प्रवेश करना, तो ये होता है हाउस ब्रेकिंग। 86, मैंने जब CRPC पढ़ाया तब मैंने कहा था किसी व्यक्ति के पास में अगर हाउस ब्रेकिंग इक्विपमेंट है तो उसको सेक्शन 41 में बिना ही वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा, विदाउट वारंट उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। कूट रचना यानी कि फोर्जरी क्या है? तो कूट रचना से मतलब होता है किसी दस्तावेज का मिथ्या निर्माण करना इस आशय से कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए। ऑप्शन ए, किसी दस्तावेज का मिथ्या निर्माण करना यानी कि झूठा उसको बनाना इस नीयत के साथ में कि दूसरे को नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, मिथ्या दस्तावेज रचना, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी दस्तावेज को बेईमानी से या कपटपूर्वक झूठा बनाना या बतलाना या बदलना, ठीक है। अल्टरनेट करना, उसको अल्टरेट करना, या फिर उसको फ्रॉडलेंटली या डिसऑनेस्टली उसको बनाना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, द्विविवाह यानी कि बाईगेमी का क्या मतलब होता है? बाईगेमी का मतलब होता है, हमने हिंदू विवाह अधिनियम में पढ़ा था कि अगर एक पत्नी के होते हुए, ये जो एक्ट आया है हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उसके बाद से अगर कोई व्यक्ति एक पत्नी के होते हुए उसके जीवन काल में अगर कोई दूसरी शादी करता है, दूसरी शादी क्या हो जाएगी, वर्ड जरूर हो जाएगी, लेकिन बाईगेमी का अपराध भी हो जाएगा, द्विविवाह का अपराध हो जाएगा, जो कि पनिशेबल ऑफेंस है IPC में। पति या पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह करना, ये दोनों पे ही लागू होता है, पति हो या पत्नी हो, अगर दोनों ही दूसरा विवाह करेंगे तो बाईगेमी के लिए पनिशेबल होंगे। सेक्शन 498A, धारा 498A में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा स्त्री के साथ निर्दय क्रूरता करना, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, मानहानि क्या है? डिफामेशन का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति के, डिफामेशन जो है हमने टॉर्ट में भी पढ़ा था, मानहानि दो प्रकार से होती है, एक अपमान लेख के माध्यम से, दूसरा अपमान वचन के माध्यम से। हमने डिटेल में पढ़ा था। एक अपमान लेख प्रकाशित करके प्रकाशित होता है, लोगों तक बात पहुंचती है, उसकी प्रतिष्ठा गुडविल खराब होती है, रेपुटेशन खराब होती है, तो ऐसा मामला डिफामेशन में आएगा। और एक अपमान वचन स्लैंडर के माध्यम से, मान लो कोई व्यक्ति बोल करके किसी की प्रतिष्ठा को सत्यारित करता है तो मानहानि कहलाएगा। किसी व्यक्ति के बारे में झूठे शब्दों, संकेतों या चित्रों द्वारा उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना कहलाता है मानहानि। सेक्शन 499 में डिफाइंड है। नेक्स्ट, आपराधिक अभित्रास, क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या है? आपराधिक अभित्रास का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को क्षति करने की धमकी देना ताकि उसे भयभीत किया जा सके। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसकी सेक्शन आप कमेंट में ज़रूर बताना। ए बी को सिविल वाद चलाने से रोकने के लिए उत्प्रेरित करता है और बी के घर को जलाने की धमकी देता है। ए ने क्या अपराध किया है? ए ने आपराधिक अभित्रास का अपराध किया है। एग्जाम्पल भी इसका आ गया। नेक्स्ट, क्या किसी अपराध को करने का प्रयत्न करना भी अपराध है? यदि हाँ तो किन प्रावधानों के अंतर्गत? तो धारा 511 के अंतर्गत अपराध को करने का प्रयत्न करना भी, अटेम्प्ट भी अपराध माना गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ए बी की जेब में हाथ डालता है और कुछ भी नहीं मिलता है, क्या ए ने अपराध किया है? चोरी का प्रयत्न किया है, जो धारा 511 में दंडनीय अपराध है, चोरी का प्रयत्न। ऑप्शन बी, और ये 511 में पनिशेबल होगा। नेक्स्ट, ए बी के संदूक का ताला तोड़ता है पर आभूषण नहीं मिलते, क्या अपराध है? बिल्कुल, ये भी चोरी का प्रयत्न ही है, अटेम्प्ट टू थेफ्ट है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, क्या निजी सुरक्षा का अधिकार बदला लेने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो बदला लेने के लिए नहीं,
निजी सुरक्षा के लिए आपको दिया गया है, तो आप इसका गलत उपयोग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं। नेक्स्ट, क्या निजी सुरक्षा का अधिकार आक्रमणकर्ता को प्राप्त होता है? तो ये तो दोनों आक्रमण करने वाले, आक्रमण जिस पे हो रहा है उसको ही प्राप्त होता है, ठीक है, आक्रमणकर्ता को नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसके खिलाफ आक्रमण किया जा रहा है तो वो अपने बचाव के लिए इसका प्रयोग कर सकता है। संपत्ति पर अतिक्रमण में अतिक्रमी की मृत्यु कारित करने का अधिकार कब मिलता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। जब अतिक्रमी मृत्यु या घोर उपपत्ति का कारण बने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 19 में ऐसा सवाल पूछा गया था। धारा 120 ए के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र सिद्ध करने के लिए क्या आवश्यक है? धारा 120 में अवैध कार्य का ज्ञान होना ही मात्र पर्याप्त है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, धारा 153 ए व 505 के अंतर्गत दोष सिद्धि के लिए क्या आवश्यक है? तो दोष सिद्धि के लिए प्रकाशन आवश्यक है। सेक्शन 153 ए और 505 के लिए प्रकाशन, पब्लिकेशन जरूरी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मृत्युदंड कब दिया जाना चाहिए? मृत्युदंड कब दिया जाना चाहिए? अत्यंत विरले मामले में, यानी कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। तो ये केस है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, ध्यान में रखना है आपको केस भी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 309 असंवैधानिक है? नहीं है, ठीक है। क्या पुलिस अधिकारी अपराध स्वीकार कराने हेतु व्यक्ति को उत्पीड़ित कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। ये धारा 330 के अंतर्गत अपराध भी कहलाता है। नेक्स्ट, किस मामले में कहा गया कि बलात्कार के मामलों में सुनवाई महिला न्यायाधीश द्वारा होनी चाहिए? तो ये गुरमीत सिंह का केस था, स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरमीत सिंह। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस मामले में शिष्या को प्रतिमाह 1000 रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया गया? टीचर को एक आदेश दिया गया था कि वो अपने स्टूडेंट को प्रतिमाह 1000 रुपये एज ए कंपनसेशन मंथली देगी। तो वो केस था बुद्धि सत्य गौतम बनाम सुब्राज चक्रवर्ती। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा आईपीसी में कौन सी नई धारा जोड़ी गई है? तो धारा 29A को जोड़ा गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सामान्य आशय के लिए क्या पूर्व योजना आवश्यक है? सामान्य आशय के लिए पूर्व योजना का होना जरूरी नहीं है, ये घटना के दौरान भी बन सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाना कब विचारपूर्वक माना जा सकता है? जब बिना उचित सावधानी के किया जाए। उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाना कब विचारपूर्वक माना जाता है? तो ये तब जब बिना उचित सावधानी के किया जाए, तब ये विचारपूर्वक माना जाएगा, इसको कंसिडर तब किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 110, क्या महिला होना सजा में उदारता का आधार हो सकता है? नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निजी सुरक्षा का अधिकार साबित करने का भार किस पर होता है? जिसने निजी सुरक्षा का अधिकार साबित करने का भार किस पर होगा? अभियोजन पर, प्रोसिक्यूशन पर नहीं होता है, अभियुक्त पर, न्यायालय पर तो नहीं होता, पुलिस अधिकारी पर भी नहीं होता। तो ऑप्शन बी अभियुक्त पर ही होगा। ऑप्शन बी, जिसने यूज किया है राइट टू प्राइवेट डिफेंस वही बताएगा क्यों यूज किया है, प्रूव करेगा। नेक्स्ट, क्या सामान्य उद्देश्य घटना स्थल पर निर्मित हो सकता है?
कॉमन इंटेंशन तो हो भी सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ए और बी मिल करके सी को पीटने का प्लान बनाते हैं, और ए और बी दूसरे दिन उसको पीटने जा रहे हैं, लेकिन अचानक पीटते पीटते दोनों के दिमाग में आ जाता है हत्या ही कर लेते सी की, और दोनों सी की हत्या कर लेते हैं। तो ये घटना स्थल पर ही क्या बन गया, कॉमन इंटेंशन, मीटिंग ऑफ माइंड हो गया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किन मामलों में कहा गया है कि बलात्कार पीड़िता का नाम प्रकाशित न हो? तो ये केस था रामदेव सिंह व पुट राजा के मामले में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपराधिक मानववध कब हत्या बन जाता है? आपराधिक मानववध तब हत्या बन जाएगा जब मृत्यु कारित करने का आशय हो, इंटेंट के साथ, जब चोट सामान्य हो, जब मृत्यु न हो, जब अपराध आकस्मिक हो। तो ए करेक्ट आंसर लग रहा है, मृत्यु कारित करने का आशय होना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मृत्युदंड कब दिया जाना चाहिए? ये तो वापस आ गया अत्यंत विरले मामले में। नेक्स्ट, कस्टोडियल मृत्यु में निर्दोषिता साबित करने का भार किस पर होता है? कस्टोडियल डेथ के बारे में भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो ये भार पुलिस अधिकारी पर होता है, क्योंकि पुलिस कस्टडी के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर ये तो प्रूव उसी को करना पड़ेगा। ऑप्शन बी पुलिस अधिकारी। नेक्स्ट, मैक्सिमम पुलिस कस्टडी कितनी होती है? लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में बताया था, आप कमेंट में बताना कितने दिनों तक की हो सकती है। विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यापारण में अवयस्क की सहमति का क्या महत्व है? देखो, दो तरह के अपराध होते हैं, एक होता है व्यापारण यानी कि किडनैपिंग। अगर कोई लड़की 18 साल से कम की है, लड़का 16 साल से कम का है, और कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, उसको उसके गार्जियन की लॉफुल कस्टडी से उसकी सहमति के बिना उसको बहला करके फुसला करके कोई लेकर के चला जाता है, तो ये होता है किडनैपिंग। ये भारत के बाहर भी होता है, भारत के बाहर भेजना ये होता है किडनैपिंग। कौन सी सेक्शन में आप बताना ज़रूर, लेकिन मैंने आपको बताया अभ्यापरण क्या होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बल या हिंसा का प्रयोग नहीं होता, बहला करके फुसला करके लेकर के जाते हैं। दूसरा होता है अपहरण का, एबडक्टिंग। अपहरण का जो अपराध होता है उसमें किसी भी उम्र का हो सकता है, वो एज लिमिट नहीं है, पर उसमें हिंसा या बल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और एक कंटिन्यू चलने वाला अपराध होता है। तो आई होप कि आपको अपहरण और व्यापारण में बिल्कुल अंतर समझ में आ गया होगा। विधिपूर्ण संरक्षितता से व्यापारण में अवयस्क की सहमति का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं होता, चाहे भले सहमति दे भी देना तो भी उसके गार्जियन की ही सहमति चलेगी, तो कोई महत्व नहीं होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अपहरण के आवश्यक तत्व क्या है? अपहरण में बल का प्रयोग होता है, अपहरण में प्रयोग होता है बल का और धोखे का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बलात्कार के लिए क्या, इसको छोड़ दो, ठीक, आप बता देना। छल के लिए क्या आवश्यक है? छल के लिए कपटपूर्ण आशय, बेईमानी पूर्वक आशय होना बहुत जरूरी है। कूट रचना, फोर्जरी के दो आवश्यक तत्व क्या हैं? फोर्जरी के दो आवश्यक तत्व हैं, जैसे मिथ्या दस्तावेज बनाना, झूठे दस्तावेजों को बनाना, वो भी सती कारित करने के आशय से, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन मामले में क्या निर्णय दिया गया? ये केस था सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, असंवैधानिक घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी बी। ऑप्शन ए ही सही आंसर है। धारा 377 को तो हटा ही दिया है, तो ऑप्शन ए। और ये आपके जो क्वेश्चन थे आईपीसी के मेन कॉन्सेप्ट थे, जो हमने आज की क्लास में अच्छे से कवर किए हैं। आज की क्लास आईपीसी के कॉन्सेप्ट पे थी, और एक और क्लास हम मैराथन क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें आपके मेजर लॉ को अच्छे से कवर करवाएंगे। आज की क्लास में जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम की चैनल में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ,
वहाँ आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर भी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप व्हाट्सएप पर हम कांटेक्ट कर सकते हो। और इंस्टाग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, तो उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। होगा ये कि आप हमारे कांटेक्ट में टेलीग्राम पर रहोगे तो अपडेट आपको मिलती रहेगी, पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मिलेंगे। तो एक वहाँ पे आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा, पढ़ने वाला एनवायरनमेंट। आपका 19 एग्ज़ाम मैंने करवाया था पिछले साल के स्टूडेंट का, काफ़ी बच्चों का क्लियर हो चुका था। वो टेलीग्राम ज्वाइन किए थे, उनको काफ़ी स्टडी मटेरियल काम में आए थे। बेरेट भी आपको ऑनलाइन वहाँ सारे मिल जाएंगे। इस बार के जो कैंडिडेट हैं वो भी काफ़ी ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन हो जाना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। धन्यवाद। फिर भी अगर कोई डाउट हो आपके मन में तो एक बार कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो।